सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि 11th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर के 3 पार्ट्स हम ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। आज हमारे पास ये फर्स्ट चैप्टर का लास्ट 4th पार्ट है और इसमें हम रिमेनिंग के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। कौन कौन से टॉपिक्स रहते हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो चलिए सबसे पहले प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अंडरस्टैंड करते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको एक बेसिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए, वो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जिसमें हमें चूज करना पड़ता है। क्यों चूज करना पड़ता है? क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं। इन अनलिमिटेड वांट्स के साथ हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स भी अवेलेबल होते हैं। सो उन ऑल्टरनेटिव्स में से हमें कोई एक सिलेक्ट करना पड़ता है ताकि हम अपनी बेसिक नेसेसिटी को फुलफिल कर सके। इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में सभी को जानकारी है, तो अब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है इसको देखते हैं। बेसिकली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रिपेयर किया गया एक टॉपिक है, या फिर कह लीजिए एक मेथड, टेक्निक या फिर टूल है। क्योंकि हमें पता है कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं, तो उनको फुलफिल करने के लिए हमें कुछ चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं और कुछ सिलेक्ट करनी पड़ती हैं। तो कितने ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने ऑल्टरनेटिव्स हम डिजाइन कर सकते हैं, उनमें से बेस्ट कौन सा होगा, इसको सिलेक्ट करने के लिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। इसके नेम से ही आपको पता चल जाएगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज यानी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, कितने ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, वो एक ग्राफ में प्रेजेंट करना और उसमें से किसी बेस्ट को सिलेक्ट करना। तो बेसिकली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन होता है, जिसमें हम अपने सारे ऑल्टरनेटिव्स को शो करते हैं और उन ऑल्टरनेटिव्स में से किसी एक को सिलेक्ट करते हैं जो हमारे लिए बेस्ट है, बाकी सबको हम सेक्रीफाइस कर देते हैं। सो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व मतलब डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन which shows different possibilities of producing two goods with the given resources and technique of production। यानी जितने रिसोर्सेज हमारे पास हैं और जैसी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, उस सेम टेक्नोलॉजी से, उतने ही रिसोर्सेज से हम मैक्सिमम कितनी प्रोडक्शन कर सकते हैं, और कॉम्बिनेशन हमारे पास कितने होंगे, 2 गुड्स के। हम 2 से ज्यादा गुड्स का कॉम्बिनेशन यहां पर नहीं ले सकते, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होंगे, लेकिन उनमें से बेस्ट तो 2 ही आपके पास होंगे ना, जिनमें आपको कंफ्यूजन होगी। अगर मैं आपको 1000 रुपीज देता हूं और कहता हूं कि इसको जैसे यूटिलाइज करना है करो, तो आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होंगे। आप शूज परचेज कर सकते हो, क्लोथ परचेज कर सकते हो, मूवी देखने जा सकते हो या पार्टी कर सकते हो। तो 4 ऑप्शन मैंने दिए, लेकिन कंफ्यूज आप किसी 2 में होंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि ये बेस्ट है या फिर ये बेस्ट है। एक फर्स्ट बेस्ट होगा और एक आप सेकंड बेस्ट रखोगे। तो फर्स्ट बेस्ट को सिलेक्ट करोगे, सेकंड बेस्ट को सेक्रीफाइस कर दोगे, या फिर ये हो सकता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन कर लो। फर्स्ट बेस्ट यानी आपने पार्टी देखी, सेकंड बेस्ट आपने मूवी भी देखी। सो पार्टी 500 की, 500 की मूवी, कॉम्बिनेशन। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ऑल्टरनेटिव्स विच वी कैन अचीव विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। तो सेम रिसोर्सेज आपके पास होंगे 1000 रुपीज, ऑल्टरनेटिव्स आपके पास 2 ही होंगे, उन दोनों में से आपको किसी एक को या फिर दोनों के कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करना है। जब हम इसको ग्राफ में प्रेजेंट करेंगे ना, इसको बोलेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी कितनी पॉसिबिलिटी है कि आप क्या अचीव कर सकते हो। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन होती है, जिसमें हम डायग्राम की फॉर्म में अपने सारे ऑल्टरनेटिव्स प्रेजेंट करते हैं और उन ऑल्टरनेटिव्स में से किसी एक बेस्ट को सिलेक्ट करते हैं। सो नेम से पता चल रहा है ना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं कि हम इसको अचीव कर सकते हैं। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्रीज और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। हम इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्रीज भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारी बाउंड्रीज होती हैं, हम इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। अगर मैंने 1000 रुपीज दिए हैं तो उसी लिमिट के बीच में आपको चलना होगा। 1000 रुपीज देके आप ऑल्टरनेटिव में आईफोन परचेज करने का ऑल्टरनेटिव तो नहीं रख सकते ना, ऑल्टरनेटिव की लिमिट उतनी ही रहेगी। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी इसी को कहते हैं। अच्छा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की ओरिजिन कहां से हुई है? Concept of PPCs emerged from the well-known fact of scarcity of resources। सर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की जरूरत क्यों है?
बिकॉज आर रिसोर्सेज आर स्केयर, लिमिटेड। अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की जरूरत ही नहीं होती, तब आप डायग्रामेटिकल फॉर्म में अपने डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स डिजाइन नहीं कर रहे होते, आप कुछ भी कर रहे होते, आप कोई भी ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट कर लेते, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज तो अनलिमिटेड है। लेकिन ऐसा नहीं है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। आपके पास पॉकेट मनी 1000 है तो 1000 में ही आपको अपनी वांट्स सेटिस्फाई करनी होंगी। सो पीपीसी शोज द ऑल्टरनेटिव्स व्हिच आर अटेनेबल यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज। सो इन शॉर्ट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन है जिसमें हम हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज और सेम टेक्नोलॉजी की हेल्प से कितनी प्रोडक्शन कर सकते हैं, कितने ऑल्टरनेटिव्स अचीव कर सकते हैं, उनको डिजाइन करते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। अब कॉम्बिनेशन मैंने आपको एक बताया, वो कौन सा था? आप मूवी देख लो, साथ में क्लोथ परचेज कर लो, और भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। मूवी देख लो, साथ में शूज परचेज कर लो, क्लोथ परचेज कर लो, शूज परचेज कर लो। तो इन ऑल्टरनेटिव्स को जब डिजाइन करके हम एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब हमने यहां पर एक देखो छोटी सी एग्जांपल ली है आपके पॉइंट को थोड़ा क्लियर करने के लिए। A producer with the given resources and same technology may have the choice to produce rice or wheat. एक प्रोड्यूसर के पास चॉइस है कि एक खेत पे या तो वो व्हीट प्रोड्यूस करे या फिर राइस। तो इसके क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स बन सकते हैं? जैसे फर्स्ट ऑल्टरनेटिव है 100 क्विंटल व्हीट 0 क्विंटल राइस, 90 क्विंटल व्हीट 10 क्विंटल राइस। सो यहां पर देखो जो प्रोड्यूसर है उसने 10 सेक्रीफाइस किया और यहां पर 10 उसने गेन किया। बिना सेक्रीफाइस किए क्या गेन नहीं हो सकता सर? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। इसको हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल, क्योंकि ये टेबल है ना, टेबल को हम स्केड्यूल कहते हैं, और जब हम इसी टेबल को ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम कर्व बोलेंगे। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल एक टैबुलर प्रेजेंटेशन होता है, और उस टैबुलर प्रेजेंटेशन में हम डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस शो करते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दी थी क्लोथ या फिर शूज या फिर मूवी, तो उसको साइड पर रखो थोड़ी देर के लिए, व्हीट और राइस के एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? जो प्रोड्यूसर है वो कहता है कि मैं 20 अपना व्हीट सेक्रीफाइस कर देता हूं और 10 राइस और इंक्रीज कर सकता हूं, यानी या तो ए कॉम्बिनेशन उसके लिए बेस्ट होगा या फिर बी या फिर सी। अब हर कॉम्बिनेशन में आप देख रहे हो प्रोड्यूसर व्हीट को सेक्रीफाइस कर रहा है, तभी उसको राइस गेन हो रही है। डी कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? वो कहता है मैं 30 व्हीट सेक्रीफाइस कर देता हूं और 10 राइस और गेन कर लेता हूं, या फिर 40 व्हीट सेक्रीफाइस कर देता हूं और 10 राइस और गेन कर लेता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हो सेक्रीफाइस का रेट कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, लेकिन राइस कांस्टेंट है। सो इसी को हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल कहते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि वाई द सेक्रीफाइस इंक्रीजिंग और राइस कांस्टेंट है, सेक्रीफाइस बार बार बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि देखो सिंपल कॉन्सेप्ट है, जिस जमीन पर हम व्हीट ज्यादा अच्छी क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर सकते हैं वो सेम सॉइल जो है वो राइस के लिए सूटेबल शायद नहीं होगी। तो दैट इज वाई हम शिफ्ट तो कर रहे हैं, लेकिन राइस की प्रोडक्शन हमें ज्यादा नहीं मिल पा रही, क्योंकि हो सकता है वो लैंड जो है वो स्पेसिफिकली व्हीट की प्रोडक्शन के लिए हो। तो जो रिसोर्सेज होते हैं ना हमारे पास, वो यूज स्पेसिफिक होते हैं। यूज स्पेसिफिक का मतलब होता है वो किसी पर्टिकुलर पर्पस के यूज के लिए बने होते हैं। अगर हम उसको किसी और तरीके से किसी और चीज के लिए यूज करेंगे तो हो सकता है हमें प्रोडक्शन उतनी ना मिले। सो चलिए अब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को थोड़ा डायग्रामेटिकली ड्रॉ करते हैं। सो डायग्रामेटिकली मैं रफ में ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम लिखेंगे व्हीट और वाई एक्सिस पे हम लिखेंगे राइस। सो जब हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे इसी टेबल को, तो वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहलाएगा। तो हमारे पास व्हीट की हाईएस्ट प्रोडक्शन है 100, तो हम 20-20 का गैप लेके चलते हैं, 0, 20, 40, 60, 80 और लास्ट हमारे पास आएगा 100। राइस का 10-10 का गैप है, तो यहां पर हम 10-10 का गैप ही लेते हैं, 10, 20, 30,
40 एंड 50। अब पॉइंट्स तो आपको अलॉट करने आते ही होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल राइस 0 है, वीट यहां पर 100 है, तो राइस 0 वीट 100, यानी फर्स्ट पॉइंट आपका यहां से स्टार्ट होगा। ऐसे सेकंड पॉइंट वीट 90 राइस 10, तो राइस यहां पर 10 है, स्ट्रेट लाइन जाएगी और 90। तो ऐसे करते करते आपका ये जो कर्व है ना वो कुछ इस तरह का बनेगा। ऐसे आपको पॉइंट्स अलॉट करने हैं, ठीक है, मैं बीच में सडनली पॉइंट्स लगा देता हूं। सो ऑप्शन ए, बी, सी, डी और लास्ट ऑप्शन ई। सो इसको कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब आपको पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मतलब है एक ग्राफ, जिस ग्राफ पे हम अपनी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। सो प्रोड्यूसर के पास अभी इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? ए, बी, सी, डी, ई, 5 पॉसिबिलिटीज है। यानी अगर एक प्रोड्यूसर चाहे तो इनमें से किसी भी एक पॉसिबिलिटी को सिलेक्ट कर सकता है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ई, इनमें से किसी भी एक को ऑप्शन सिलेक्ट को करे और उसकी प्रोडक्शन हो सकती है। यानी अगर मैं बात करूं सी कॉम्बिनेशन की, सी कॉम्बिनेशन का मतलब है कि प्रोड्यूसर 70 वीट और 20 राइस की प्रोडक्शन करना चाहता है। सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन which shows the possible combinations of two commodities which can be attainable by the producer. So production possibility curve एक डायग्रामेटिकल टेक्निक है, मेथड है, जिसकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी पॉसिबिलिटीज हैं जिसको हम अचीव कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अटेनेबल और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट्स के बारे में। अब जैसे कि आपको पता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्रीज भी कहते हैं। तो इन बाउंड्रीज में ये जो हमारी बाउंड्री है ना, ये इसके अंडर कोई भी पॉइंट लाई करे, इसके विद इन कोई भी पॉइंट लाई करे, वो होता है अटेनेबल एरिया। यानी हम इस कॉम्बिनेशन को भी यूज कर सकते हैं, 70 वीट और 5 राइस, इस कॉम्बिनेशन को भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, इस कॉम्बिनेशन को भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। किसी भी कॉम्बिनेशन को हम अचीव कर सकते हैं, वो होगा अटेनेबल। जो भी पॉइंट इस बाउंड्री के बाहर जाएगा वो होगा अनअटेनेबल, क्योंकि उतने रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है। तो ऑल पॉइंट्स ऑन द पीपीसी और इनसाइड द पीपीसी, उस लाइन के ऊपर या उस लाइन के अंदर जो भी होंगे उनको अटेनेबल कॉम्बिनेशन कहेंगे, और जो भी आउटसाइड होंगे, बाउंड्री के बाहर होंगे, उनको अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस कहेंगे। नेक्स्ट, जब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की बात करते हैं तो इसमें कुछ बेसिक एजम्पशंस हैं। जैसे 2 एजम्पशंस तो मैंने आपको डेफिनेशन में ही दिखा दी थी। पहले, रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे, दूसरा टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होगी, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, आपकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई, तो आपकी प्रोडक्शन तो बढ़ सकती है ना। अभी फिलहाल पीपीसी में हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी, ताकि हमें एक लाइन मिल जाए, हमें एक बाउंड्री मिल जाए। बाद में अगर चेंज हो गई, है ना, अपग्रेड हो गई या डाउनग्रेड हो गई, तो वो बात की बात है। लेकिन अभी फिलहाल हमें एक बाउंड्री बनाने के लिए, अपनी बाउंड्री डिसाइड करने के लिए एज्यूम करना पड़ता है। एजम्पशंस का मतलब होता है कि हम ये मान के चलते हैं, वो एक्चुअल रियलिटी भी हो सकती है या फिर नॉन रियलिस्टिक भी हो सकती है एजम्पशन। सो हम ये मान के चलते हैं, नंबर 1, गिवन रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। हमारे रिसोर्सेज सेम रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। हमारे रिसोर्सेज होमोजीनियस नेचर के होंगे, कांस्टेंट रहेंगे, हम उनको प्रॉपर तरीके से फुल यूटिलाइज करेंगे और उनकी वेस्टेज कम से कम करेंगे। सो रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज्ड एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। फुल्ली यूटिलाइज्ड मतलब किसी को हम बेकार नहीं जाने देंगे कि वेस्ट होगा, ऐसा नहीं होने देंगे। वेस्टेज कम से कम होगी और हम कंप्लीट यूटिलाइज करेंगे उसको। नेक्स्ट, देयर इज नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। जैसे कि मैंने बताया, हम मान के चलेंगे कि टेक्नोलॉजी जो है वो सेम रहेगी, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आगे भी शिफ्ट हो सकती है, पीछे भी शिफ्ट हो सकती है। तो एक लाइन डिसाइड करने के लिए हम ये मान के चलेंगे कि ये कांस्टेंट रहेगी। सो the next assumption is that there is no change in technology, as change in technology will affect the production possibility of the producer.
अब यहां पर एक चीज आपको पॉइंट आउट करना चाहेंगे, ऑल द रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट गुड्स। अभी मैंने बताया था ना, रिसोर्सेज जो है वो यूज स्पेसिफिक होते हैं। यूज स्पेसिफिक का मतलब है जो लैंड वीट की प्रोडक्शन के लिए ज्यादा अच्छा है, वहां पर राइस की प्रोडक्शन ज्यादा अच्छी नहीं हो सकती। सो टेक्नोलॉजी वाइज और रिसोर्सेज वाइज प्रोडक्शन में चेंजेस आते हैं। प्रोडक्शन हमारी कम हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो यूज स्पेसिफिक होते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं शिफ्ट एंड रोटेशन ऑफ पीपीसी। क्या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में शिफ्ट और चेंज आ सकता है? फॉरवर्ड शिफ्ट, बैकवर्ड शिफ्ट, क्या वो रोटेट हो सकती है? अगर हम एजम्पशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करें तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज होनी नहीं है और रिसोर्सेज लिमिटेड रहेंगे। हम रिसोर्सेज को फुल और एफिशिएंटली पहले से यूटिलाइज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम एजम्पशंस को हटा दें तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में चेंजेस आ सकते हैं। तो पहला चेंज कब आ सकता है? जब हमारे रिसोर्सेज चेंज हो जाए, हमारे पास रिसोर्सेज ज्यादा आ जाएं। हमारे पास पहले 1 हेक्टेयर लैंड था, अब हम 1 और हेक्टेयर लैंड परचेज करेंगे ताकि हमारा लैंड एरिया बढ़ जाए। अब लैंड एरिया अगर बढ़ेगा तो प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी, सो रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड। तो पहला केस क्या है? चेंज इन रिसोर्सेज का मतलब रिसोर्सेज बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। अगर रिसोर्सेज बढ़ गए तो क्या होगा? इफ रिसोर्सेज इंक्रीजेस तो आपकी ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यहां पर है वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि आपके पास पहले के कंपैरिजन में ज्यादा रिसोर्सेज हैं, आप ज्यादा प्रोडक्शन कर पाओगे। वहीं पर अगर आपकी लैंड एरिया कम हो जाए, आपने कोई लैंड जो है वो उठाकर बेच दिया, 1 हेक्टेयर लैंड था, आधा आपने सेल कर दिया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? आपकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। इसका मतलब अगर ये आपकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, पहले सिचुएशन अगर ये थी, तो अब ये बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेस कम हो चुके हैं और कम रिसोर्सेज में प्रोडक्शन भी तो कम ही होगी। बाकी लिखा हुआ आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक तरह से नोट्स की तरह आपके लिए यूजफुल है ये। नेक्स्ट, सेकेंड रीजन क्या है कब हमारी पीपीसी चेंज हो सकती है? सेकेंड रीजन है चेंज इन टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई, यानी अपग्रेड हो गई, या फिर टेक्नोलॉजी डिक्रीज हो गई, डाउनग्रेड हो गई, तो क्या होगा? ऑब्वियसली अब टेक्नोलॉजी जो है वो राइस के लिए और वीट के लिए अलग अलग होती है। पहले हम बात करते हैं कमोडिटी एक्स की, यानी वीट की। मान लो आपकी जो वीट प्रोड्यूस करने वाली टेक्नोलॉजी है वो इंप्रूव हो जाती है, तो इसका मतलब इस सिचुएशन में आपकी जो कर्व है वो फॉरवर्ड तो शिफ्ट होगी, लेकिन कहां से फॉरवर्ड शिफ्ट होगी? सिर्फ और सिर्फ वीट की प्रोडक्शन से। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, मान लो ये आपके पास है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, आपकी वीट यहां पर थी ना, अब आपके पास वीट को प्रोड्यूस करने के लिए एक अच्छी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो कर्व यहां से तो ऊपर आएगी, लेकिन यहां पर सेम पॉइंट पर रहेगी, क्योंकि राइस को प्रोड्यूस करने वाली टेक्नोलॉजी आपकी चेंज नहीं हुई है, ये वैसे के वैसे ही है, पुरानी ही है। तो इस सिचुएशन में ये यहां से रोटेट करेगी। तो याद रखिएगा, जब एक साइड से ही पीपीसी आगे बढ़ती है या पीछे आती है तो उसको रोटेशन कहते हैं। चलिए, सो पीपीसी विल इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन ऑफ एक्स कमोडिटी ओनली, तो एक्स की ही बढ़ेगी, दूसरे की नहीं। आगे, अगर राइस को प्रोड्यूस करने वाली टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई तो ऑब्वियसली आपकी कर्व जो है वो राइस की ही चेंज होगी, वीट की नहीं। मान लो ये आपके पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, वीट की वहीं रहेगी और राइस की आपकी आगे बढ़ जाएगी। तो ये वीट, ये राइस, सो यहां से ये आगे बढ़ी, यानी रोटेशन। चलिए, ऐसे ही अगर हम बात करें कि अगर दोनों की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाती है, एक्स की भी वाई की भी, तो ये दोनों तरफ से फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। मान लो ये पहले था सिचुएशन, अब दोनों की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई तो ये दोनों तरफ से आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। इसको अब हम रोटेशन नहीं बोलेंगे, इसको राइटवर्ड शिफ्ट ही बोलेंगे। सो इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज राइटवर्ड शिफ्ट। नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें पीपीसी की प्रॉपर्टीज क्या हैं। अब प्रॉपर्टीज आप डायग्राम की हेल्प से इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो।
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, डिक्रीजिंग है, लेफ्ट टू राइट जाती है और कॉनकेव है, कॉन्वेक्स नहीं है, कॉनकेव है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ये होता है कॉनकेव और ये होता है कॉन्वेक्स, है ना, आपने साइंस में पढ़ा होगा। सो ये कॉनकेव है ना, ये ऐसे है, गोल शेप में है, ऐसे शेप में नहीं है। ये होता है कॉन्वेक्स और इसको कहते हैं कॉनकेव। सो हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो कॉनकेव है। यहां पर देखिए, ये कॉनकेव। तो अब पता लगाते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज में फर्स्ट क्या है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। फर्स्ट ये कह रहे हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो होती है ना वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। व्हाई इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग? इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ आ रही होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। क्यों? बिकॉज टू गेन समथिंग वी हैव टू सेक्रीफाइस समथिंग। बिना सेक्रीफाइस किए क्या हम कुछ गेन कर सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट। क्यों? क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमारे पास 1000 रुपीज ही है, हमारे पास 1 हेक्टेयर लैंड ही है, या तो हम उसके ऊपर वीट प्रोड्यूस कर ले या फिर राइस। अगर हम वीट के साथ राइस भी प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो वीट थोड़ा सा सेक्रीफाइस करके वहां पर राइस प्रोड्यूस करना पड़ेगा। जितनी जमीन में हम वीट सेक्रीफाइस करेंगे उतनी जमीन पे हम राइस उगा सकेंगे। सो टू गेन समथिंग वी हैव टू सेक्रीफाइस समथिंग। सो इसीलिए हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। सो यहां पर आप देख सकते हो, बिकॉज वी आर हैविंग लिमिटेड रिसोर्सेज, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन वी हैव टू सेक्रीफाइस द प्रोडक्शन ऑफ अनदर। वी कैन नॉट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ बोथ। हम दोनों की प्रोडक्शन एक साथ इंक्रीज नहीं कर सकते। अच्छा, आगे, टू गेन समथिंग वी नीड टू सेक्रीफाइस समथिंग, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, दैट इज व्हाई इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सेकेंड और मेजर प्रॉपर्टी है इसकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये भी मैंने आपको बता दिया, कॉनकेव यानी दिस वन। व्हाई इट इज कॉनकेव? बिकॉज द रेट ऑफ सेक्रीफाइस इज इंक्रीजिंग। अभी मैंने आपको बताया था ना, जो सेक्रीफाइसिंग रेट है वो इंक्रीज हो रहा है। पहले आपने 10 वीट सेक्रीफाइस की थी 10 राइस को गेन करने के लिए, देन उसके बाद 20, देन 30, देन 40, तो आपका सेक्रीफाइसिंग रेट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। दैट इज व्हाई आपकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो कॉनकेव है। लेकिन सर ये सेक्रीफाइसिंग रेट इंक्रीज क्यों हो रहा है? सेक्रीफाइस का रेट इंक्रीज क्यों है? क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो यूज स्पेसिफिक हैं। अभी बताया था, यूज स्पेसिफिक का मतलब होता है कि जो चीज, जो रिसोर्सेज एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए बने हैं, अगर हम उसको ना बना के उसकी जगह कोई और प्रोडक्ट में उसको यूज करेंगे तो रिसोर्सेज से बेनिफिट, आउटकम, आउटपुट ज्यादा नहीं मिलेगी। जैसे लैंड वीट के लिए तो अच्छा था लेकिन राइस के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं था। तो उस सिचुएशन में राइस की प्रोडक्शन तो हो रही थी लेकिन कम हो रही थी, इसलिए वीट हमें ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ा, राइस हमें कम मिला। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉनकेव। आगे एग्जांपल आपके सामने है, यहां पर आप देख सकते हो हमारा सेक्रीफाइस जो है वो हर बार ज्यादा हो रहा है, जबकि बेनिफिट हमें हर बार 10-10 का ही हुआ, है ना। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो बेनिफिट 10-10 का हुआ, लेकिन जो सेक्रीफाइस है वो हमारा हर बार बढ़ता गया। अच्छा, सो ये था हमारे पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का कॉन्सेप्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए भी आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम पता होनी चाहिए। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो वही है, कौन सी? लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स विद अल्टरनेटिव यूजेस। इसका मतलब अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स में से कोई एक ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करना है तो बाकी सबको तो हमें सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा ना। हम सबको सिलेक्ट नहीं कर सकते। सर क्यों? सबको क्यों नहीं सिलेक्ट कर सकते? बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है इसलिए जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हैं उसमें से हमें एक सिलेक्ट करना होता है। मान लो आपके पास 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं, 1, 2, 3। थर्ड को तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा क्योंकि ये तो कंपटीशन में ही नहीं है। बचा फर्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव और सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अब ये आपको कंफ्यूज करते हैं। अब इसमें से आप कौन सा सिलेक्ट करोगे?
ऑब्वियसली फर्स्ट, क्योंकि वो आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है, आपने प्रायोरिटी वाइज अपने ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट किए। सो प्रायोरिटी वाइज आपने पहले वाले को सिलेक्ट कर लिया। अब जब पहले वाले को सिलेक्ट कर लिया तो दूसरे ऑल्टरनेटिव को तो जाना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसी को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इकोनॉमिक्स में कॉस्ट का मतलब खर्चा नहीं होता, कॉस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपने कितने पैसे दिए। कॉस्ट का मतलब यहां पर है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब यहां पर है सेक्रीफाइस, जो चीज आपने छोड़ दी, जो चीज आपने सेक्रीफाइस कर दी। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ sacrificing the second best alternative to gain first alternative। पहले बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करने के लिए जो आपने सेकंड ऑल्टरनेटिव को जाने दिया ना, उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो लाइन देखिए, बहुत क्लियर कट यहां पर लिखा हुआ है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ सेक्रीफाइसिंग सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू सिलेक्ट द फर्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। फर्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करने के लिए जो अपने सेकंड ऑल्टरनेटिव को जाने दिया ना, उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन 1, वर्किंग विद द सैलरी ऑफ 50,000, मतलब आप किसी के लिए काम करो एज अ वर्कर, या फिर आप इस जॉब को छोड़ के अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करो। अगर आप फर्स्ट वाले को सिलेक्ट कर लेते हो और सेकंड वाले को सेक्रीफाइस कर देते हो, यानी आप 50,000 ले रहे हो एज अ सैलरी, लेकिन आपने अपना आपने अपनी बिजनेस स्टार्ट नहीं की। इस सिचुएशन में आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई? योर प्रॉफिट। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते तो आपको प्रॉफिट होता ना, लेकिन आपने प्रॉफिट को तो सेक्रीफाइस कर दिया, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया, आपने तो जॉब सिलेक्ट कर ली। तो जिसको सेक्रीफाइस किया उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं इकोनॉमिक्स में। वहीं पर मान लो आपने फर्स्ट ऑल्टरनेटिव रिजेक्ट करके अपना ये सेकंड वाला सिलेक्ट कर लिया, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे तो प्रॉफिट होगा, तो सेक्रीफाइस क्या किया? 50,000 की सैलरी। तो आपका सेक्रीफाइस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? सैलरी ऑफ ₹50,000। तो सिंपल है, दो ऑल्टरनेटिव्स में से एक तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो सेक्रीफाइस कर दिया आपने वो बन गया आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, मान लो आपके पास 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड अवेलेबल है। उस 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड में आप वीट, राइस, मेज, शुगर केन प्रोड्यूस कर सकते हो, 4 ऑल्टरनेटिव। इन चारों ऑल्टरनेटिव्स में से आपको बेनिफिट कितना होता? वीट प्रोड्यूस करते तो 5,000, राइस प्रोड्यूस करते तो 4,000, मेज प्रोड्यूस करते तो 3,500, शुगर केन प्रोड्यूस करते तो 6,000। अब ये दोनों जो ऑप्शंस हैं ये तो आप कर दो निग्लेक्ट। बचे दो ऑल्टरनेटिव जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, 5,000 या फिर 6,000। अब ऑब्वियसली एक रैशनल जो प्रोड्यूसर है वो 6,000 को ही सिलेक्ट करेगा। तो आपने फोर्थ यूज को सिलेक्ट किया, आपने फर्स्ट को सेक्रीफाइस कर दिया। जिसको सेक्रीफाइस किया तो वो क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, सो मीनिंग क्लियर। अब हम बात करते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट की, दैट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बेसिकली मार्जिनल वर्ड का मतलब समझते हो क्या होता है? मार्जिन वर्ड का मतलब होता है चेंज, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब मैंने अभी आपको बताया, सेक्रीफाइस। इसका मतलब अगर मैं इस लाइन को पूरा रीड करूं तो ये है चेंज इन सेक्रीफाइस। जब आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस अवेलेबल होते हैं तो उनमें से आप कोई एक कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कर सकते हो, बाकी कॉम्बिनेशंस तो आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। सो चेंज इन सेक्रीफाइस, जैसे फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट कॉम्बिनेशन रखा 100 और 0 का। अगर आप इसको जंप करके इस कॉम्बिनेशन पे जाना चाहते हो तो इस सिचुएशन में आपको 10 वीट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और 10 राइस आपको गेन होगा। तो सेक्रीफाइस कितना किया? 10। सेकंड आपके पास है, आप 20 सेक्रीफाइस करो और 10 आप गेन करो। तो इसको कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी चेंज इन सेक्रीफाइस। आपका सेक्रीफाइस कितना हो रहा है? पहले में आपने 10 सेक्रीफाइस किया, दूसरे में 20, तीसरे में 30, चौथे ऑप्शन के लिए आपने 40 सेक्रीफाइस किया। सो द रेट ऑफ सेक्रीफाइस, जिस रेट से आप सेक्रीफाइस कर रहे हो उसको कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी चेंज इन सेक्रीफाइस। सो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द रेट एट विच वी आर सेक्रीफाइसिंग द वन गुड्स टू गेन यूनिट ऑफ अनदर गुड्स।
एक प्रोडक्ट को पाने के लिए दूसरे प्रोडक्ट को खोना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। टू गेन समथिंग वी हैव टू सेक्रीफाइस समथिंग। तो जो हमारा सेक्रीफाइस रेट है वो कितना है, उसको कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर मैं यहां पर पूछूं कि हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का रेट क्या है, तो सिंपल है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का रेट कैसे फाइंड आउट करते हैं? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल्स टू चेंज इन सेक्रीफाइस ओवर चेंज इन गेन। तो ये फॉर्मूला होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। तो कितना हमारा सेक्रीफाइस है? सिचुएशन 1 में हमारा सेक्रीफाइस है 10/10, सेकेंड सिचुएशन में सेक्रीफाइस है 20/10, यानी 20 वीट हमने सेक्रीफाइस किया, गेन हमें राइस 10 ही हुआ। थर्ड सिचुएशन क्या है? 30/10, और फोर्थ सिचुएशन क्या है? 40/10। सो इन शॉर्ट, अगर रेट पूछा जाए सेक्रीफाइस तो 1 2 3 4, क्योंकि 0 से 0 तो कैंसिल हो गए ना, तो ये हमारा रेट ऑफ सेक्रीफाइस है जो कि कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। और मैंने बताया था ना, हमारा सेक्रीफाइस रेट बढ़ रहा है, इसलिए हमारी जो पीपी से कर्व है वो कॉनकेव है। तो इसका मतलब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कॉनकेव होगी अगर हम इसको ड्रॉ करें। ऑब्वियसली यस। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जिस रेट से सेक्रीफाइस कर रही थी, ये उसी का रेट है। और आप देख सकते हो मैंने टेबल भी जो है वो सेम ही यूज किया है कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। सो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? इट इज द चेंज इन सेक्रीफाइस, इट इज द रेट ऑफ सेक्रीफाइसिंग वन यूनिट टू गेन अनदर यूनिट। ये वो रेट है जिस रेट पे हम एक यूनिट को सेक्रीफाइस करके दूसरी यूनिट को गेन करते हैं। चलिए, सो ये है इसका फॉर्मूला, marginal opportunity cost is equals to sacrifice of goods y divided by sacrifice a gain of goods x। चलिए, तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट जिसमें हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, साथ ही साथ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया। लेक्चर अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा।